हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट का। इसका फर्स्ट टॉपिक है आज के वीडियो का आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। सबसे पहले लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट, इसे समझते हैं हम। लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है? एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन present in crystal lattice is called lattice point। मतलब कि जो आपका सिंगल कोई भी एक एटम या मॉलिक्यूल होगा एक क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट, उसे लैटिस पॉइंट बोलेंगे। इसे अगर हम अपने जनरल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करते हैं तो आप क्या मान सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट है, हम पॉइंट से मिला के एक कोई भी क्यूब बना सकते हैं, पैरेललोग्राम, इसे के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक आपका लैटिस पॉइंट है, बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स को इस तरीके से अरेंज कर लो तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा आपका 2 डायमेंशनल में। इसको क्या बोल सकते हैं हम? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो ये एक पॉइंट है आपका, ये क्या आपका लैटिस पॉइंट। ये क्या हो सकता है? कोई भी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है आपका। अब इसके बाद जो आपको ये स्ट्रक्चर समझाए गए एक मोटिव के थ्रू भी समझाए गए। जो मोटिव, जैसे यहाँ तो हमने पॉइंट लिया है, इसकी जगह हम एक मोटिव्स भी बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तरीके से मोटिव भी फॉर्म किया जा सकता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए। तो ये क्या है आपका एक मोटिव टू मेक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इससे आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये आपके लैटिस पॉइंट है, इसी तरीके से बनेंगे। इस पे किस तरीके से बनाए जा सकते हैं? ये आपका मोटिव है, तो ये भी क्या करेगा आपका, ये अरेंजमेंट में आपका क्या फॉर्म करेगा? एक क्रिस्टल लैटिस ही फॉर्म करेगा। या आपका अगर मोटिव्स हम इसके ऊपर बना देते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका? हाइपोथेटिकल, मतलब कि रियली कभी फॉर्म नहीं होगा, हाइपोथेटिकल 2D क्रिस्टल फॉर्म होगा। ठीक, तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अब हम इसको देखते हैं आपके एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो आपके स्पेस लैटिस होंगे, हमेशा जो ये स्पेस लैटिस है वो हमेशा क्या होंगे? स्पेस लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स। वहाँ पे आपको हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेंगे। उसमें हम एसोसिएट करेंगे आपके किसी को, मोटिव्स को और लैटिस पॉइंट्स को, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है उनको देखते हैं कि ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अभी हमने क्रिस्टल लैटिस देखा था, उसमें ईच पॉइंट क्या था? उसका क्रिस्टल लैटिस पॉइंट था या लैटिस साइट थी। अब और क्या पता चलता है इससे? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या है? ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मे बी एटम और मॉलिक्यूल और आयन। जो आपको स्टार्टिंग में लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन में बताया था कि जो ईच पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है? आपको कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन होता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब इन लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय
straight lines to bring about the geometry of lattice। जैसे कि आपको क्यूबिक हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड, ये सारे आप टाइप्स बाद में पढ़ेंगे। तो जब हम लैटिस को ज्वाइन करते हैं तभी हमें एक 3D स्ट्रक्चर या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। अब आपके जो लैटिस है वो दो अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। एक सबसे सिंपल 2D डायमेंशन में अगर देखते हैं, सबसे पहले आपको ये वाला समझाया था कि एक आपका इस तरीके से बन सकता है, और एक क्या हो सकता है, इस तरीके से ही फॉर्म हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि एक एटम के नीचे ही दूसरा हो, उसके बीच में भी हो सकता है। तो आपका एक लैटिस इस तरीके से ही फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो आपके ये दो टाइप ऑफ लैटिस हैं। इसको लैटिस ए मान लेते हैं, लैटिस ए, और ये लैटिस बी। अब जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो किस किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं आपके, एक तो इस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। एक क्या हो सकता है, ये इस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अलग अलग आपको ज्योमेट्री फाइंड आउट हो सकती है लैटिस से। इसके बाद जो आपके लैटिस के एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ, एक स्मॉल पार्ट जो स्पेस लैटिस का हो, जैसे ये मान लिया एक स्मॉल पार्ट। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी स्मॉल पार्ट के लिए ही, उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। अभी तो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी है लैटिस पॉइंट्स क्या हैं, अब हम देख रहे हैं यूनिट सेल क्या होगा। यूनिट सेल क्या होगा, स्मॉल पार्ट of the space lattice of a crystal is called unit cell। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, इस यूनिट सेल के अलग अलग आपके एंगल्स हो सकते हैं, अलग अलग लेंथ हो सकती है, अलग अलग शेप बन सकती हैं। तो आपके यूनिट सेल के इस तरीके से 5 पॉसिबल शेप्स बनेंगे 2D डायमेंशन में। उन शेप्स को हम पहले देखते हैं। In 2-dimensional structure, a parallelogram with side of length A and B। जो आपका पैरेललोग्राम बन सकता है विद साइड ए और बी, हम ऐसा मान सकते हैं कि एक साइड ए है और एक बी है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंड एन एंगल आर बिटवीन द साइड्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो क्या था, ये हमने एक यूनिट सेल माना, एक ये साइड हो सकती है ए और ये बी। तो इसमें आपके अलग अलग टाइप के एंगल्स बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं आपके, एक तो ये फॉर्म होगा, अगर हम ए और ए के बीच में बनाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पर सब पे क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी हो सकता है जो आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। और क्या बन सकता है, एक आपका स्ट्रेट बन सकता है जो 90 डिग्री एंगल का होगा बी और ए के बीच में। और ए के बीच में एक और फॉर्म हो सकता है कि अगर हम स्ट्रेट बनाएंगे तो क्या फॉर्म हो सकता है, ए के बीच में 90 डिग्री एंगल का भी, और एक इस तरीके से ही फॉर्म हो सकता है आपका ए और ए साइड के बीच में, और बी और ए के बीच में ऐसे भी आपका एक यूनिट सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो आपके पॉसिबल 5 स्ट्रक्चर्स हैं यूनिट सेल के इन 2D डायमेंशन। अब हम 3D डायमेंशन में देखते हैं। 3D डायमेंशन में क्या होगा, आपका यूनिट सेल क्या होगा, हम एक क्यूब की तरह मानेंगे यूनिट सेल को। तो क्यूब की तरह क्या हो सकता है, 3 डायमेंशन में क्या होगा, आपको क्यूब की तरह किससे लैटिस मिलेगा, तो हम उसके भी एक पार्ट को क्या मानेंगे, यूनिट सेल मानेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे इसके
एटम्स होंगे और जिन्हें हम बोलते हैं लेटिस पॉइंट्स। तो मान लेते हैं ये NaCl है, NaCl Na, ये Cl, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे Cn नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये आपका एक पोर्शन जो है सेल का वो क्या हो गया, अ पोर्शन ऑफ 3D डायमेंशन फ्रॉम complete space lattice which when repeated over and over again to form 3D complete space lattice is called यूनिट सेल। एक पोर्शन 3D डायमेंशन में जो कि ओवर एंड ओवर रिपीट होगा तो क्या बनाएगा, आपका एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा। उस एक पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिट सेल आपका किस टाइप का है। तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरीके से हैं यूनिट सेल के। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं इनको, इन 3-dimensional crystal structure unit cell is characterized by, first character क्या होगा, its dimensions along the 3 edges। अब 3D है इसलिए क्या होंगे, इसके 3 एजेस हो सकते हैं, A, B और C। पहले 2D में हमने क्या लिए थे, ओनली 2 थे आपके पहले एलोग्राम में, A और B। यहाँ पे A, B, C है जो कि क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एंगल्स बिटवीन द एजेस। एजेस के बीच में आप कुछ एंगल्स भी फॉर्म हो रहे होंगे। आपको 3 टाइप के एंगल बनेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंगल जो होगा वो बनेगा बिटवीन B एंड C एज, बीटा बनेगा बिटवीन A एंड C और गामा बनेगा बिटवीन A एंड B। इससे क्या मतलब है इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो आपका यूनिट सेल है वो 6 पैरामीटर्स से कैरेक्टराइज होगा। अब 6 पैरामीटर्स क्या हैं, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा, एजेस और उनके बीच के एंगल। इन एंगल्स को हम देख लेते हैं एक बार 3 डायमेंशन बना के। ये एज आपकी मान लेते हैं B है, ये वाली C और ये A, B, C। तो आपका B और C के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, अल्फा, और A और B के बीच में जो एंगल बन रहा है वो गामा, और A और C के बीच में जो बन रहा है वो बीटा। ये आपके 6 पैरामीटर्स हो गए किसी भी एक यूनिट सेल के लिए। अब आपका टॉपिक है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी हमने यूनिट सेल जो पढ़ा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। यूनिट सेल आपका डिवाइड हुआ 2 कैटेगरीज में। यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट क्या हो गया, प्रिमिटिव, और सेकंड हो गया आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फर्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर present
only on the corner positions of यूनिट सेल। जहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या है, कॉर्नर पोजीशन से प्रेजेंट है। किस तरीके से, ये एक 3D में यूनिट सेल था आपका, और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे खाली आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सेकेंड पार्ट है सेंटर्ड यूनिट cells. When a unit cell contain one or more constituent particle present at position other than or in addition to corners is called centered unit cell। कि आपके कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो और उसके एडिशन के साथ कहीं और भी प्रेजेंट हो यूनिट सेल में, तो उन्हें बोलेंगे हम सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपके सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है आपका बॉडी सेंटर्ड, सेकंड है फेस सेंटर्ड, और लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन्हें देखते हैं एक करके कि क्या है ये। तो फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, एंड सेंटर ऑफ बॉडी, और जो आपका यूनिट सेल की बॉडी बन रही है उसके सेंटर पे भी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, ये आपके कॉर्नर के पार्टिकल्स हो गए, ये सारे तो प्रेजेंट हैं ही। इसके अलावा क्या आपका एक बॉडी में जो पूरा यूनिट सेल है उसके बीच में भी अगर एक एटम प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड as well as at the center of each face। कॉर्नर्स पे भी है और सेंटर पे है ईच फेस के। तो कैसे होगा, ये कॉर्नर्स वाले प्रेजेंट हो गए आपके, इसके अलावा आपके ईच फेस पे प्रेजेंट है। तो एक ये फेस होगा, इधर ये फेस, इधर ये फेस, इधर फेस, तो 6 फेसेस पे, 6 फेसेस ही होते हैं एक क्यूब में, तो आपके एक 6 फेसेस पे प्रेजेंट होंगे आपके एटम्स, तो वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। थर्ड और लास्ट है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at the center of any 2 opposite faces। कॉर्नर पे भी हैं और सेंटर पे हैं 2 अपोजिट फेजेस के, तो उसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड। ये किस तरीके से होगा, ये आपके सब कॉर्नर्स पे हो गए। इसके बाद फेसेस पे हैं जो कि 2 अपोजिट है, तो ये 2 अपोजिट फेसेस हो गए, ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ।
अब जो आपके क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जितने आपको स्ट्रक्चर्स देखे गए क्रिस्टल लैटिस के, वो 7 टाइप के हो सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस आर मेनली ऑफ 7 टाइप्स। 7 टाइप्स के हो सकते हैं। उन्हें हम किस तरीके से याद करेंगे देखते हैं। CTOR, CT और हेक्सागन, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो आप यहाँ वाला एक रेंडम एक फ्रेज से याद कर सकते हैं, CT और फिर नीचे हेक्सागन, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो CT है में C का मतलब क्या है? क्यूबिक। T का क्या है? टेट्रागोनल। O का मतलब ऑर्थो रोम्बिक। R का मतलब रोम्बो हेड्रल। H हेक्सागोनल। M का मोनोक्लिनिक। C का ट्राइक्लिनिक। तो इनका जो डिफरेंस है वो हम लेते हैं किस बेसिस पे? एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बीच पे और इंटरफेशियल एंगल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अब इन्हें लर्न करने का एक तरीका देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या होगा, तीनों चीज़ें सेम, तीनों एज लेंथ सेम, बट उसके बाद एक एंगल क्या हो गया? खराब हो गया। फिर तीसरे में तीनों ही एंगल खराब हो गए आपके, तीनों ही एज लेंथ खराब हो गए। ठीक, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब ये सीक्वेंस हो गया। अब ये सीक्वेंस दोबारा से फॉलो कर दो कि A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, फिर से A इक्वल्स टू बी और एक फिर से इक्वल नहीं है इसलिए C। अब थर्ड क्या लगाते थे हम हमेशा कि तीनों ही क्या होंगे? तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। तो यही सीक्वेंस फॉलो हुआ, पहले तीनों एक जैसे, फिर एक सेम नहीं है, फिर तीनों ही अलग अलग हैं। ये सीक्वेंस चला। अब ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? इसमें तीनों ही डिफरेंट होंगे आपकी एज लेंथ। ठीक, अब ऐसे ही हम एक्सियल एंगल के लिए कुछ लेते हैं। एक्सियल एंगल के लिए क्या लेंगे? फर्स्ट के लिए क्या है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों एंगल किसके? आपके 90 डिग्री के इक्वल है। और सेकेंड केस में भी सेम ही है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट थर्ड केस में क्या हुआ आपका? थर्ड केस में भी सेम ही होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि तीनों जो आपके स्टार्टिंग के हैं उन तीनों में ही एंगल्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे। स्टार्टिंग में तीनों का एंगल सेम है, बट फोर्थ केस में क्या होगा? एक एंगल डिफरेंट हो गया आपका, कि गामा जो है वो क्या 90 डिग्री के इक्वल नहीं है आपका। ये तीनों ही मतलब क्या है? इक्वल है, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब हेक्सागन के लिए हमें पता ही कि हेक्सागन में आपके 2 टाइप के एंगल बनते हैं हमेशा। PCl5 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक 120 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल, और गामा के बीच में 120 डिग्री का एंगल। अब इसी के तरीके से थोड़ा सा मोनोक्लिनिक को याद कर लो कि यहाँ पर अल्फा और गामा के बीच में बनेगा 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में बन रहा था। और यहाँ बीटा में क्या होगा? 120 ना होगा, क्या होगा? सेम 90 डिग्री होता है। ठीक है, बस एक याद करने का तरीका है। लर्न तो आपको फिर भी ये करने ही है, कैसे भी आप कुछ और तरीके से भी लर्न कर सकते हो। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? अब तीनों ही एंगल क्या होंगे? आपके डिफरेंट होंगे, कोई भी आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इनके एग्जाम्पल्स भी बुक में दिए हैं, आपको वो भी लर्न करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इनसे अलग तरीके के आपके ब्रेविस लैटिस फॉर्म होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आपके क्या हो सकते हैं? ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक क्या हो सकता है आपका? प्रिमिटिव भी हो सकता है और प्रिमिटिव के साथ साथ ही आपका बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी और एज सेंटर्ड भी हो सकता है। मतलब कि आपके जितने के सातों होंगे ये प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड बनाएंगे। तो 7 × 4 क्या आएगा? 28 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बट 28 स्ट्रक्चर्स ना होके आपके ओनली 14 स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि कुछ के क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हैं, इसलिए
कुछ के स्ट्रक्चर सिमिलर बनते हैं, जैसे कि अगर जो क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड होगा वही सेम हो सकता है आपका ट्राइक्लिनिक का बॉडी सेंटर्ड, इसलिए वो स्ट्रक्चर ना बना के कितने स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं आपके 14 स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और ये 14 स्ट्रक्चर्स किसने दिया आपको? ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने दिए, इसलिए इनको ब्रेविस लैटिस भी बोला जाता है। इन 14 स्ट्रक्चर्स को ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो फर्स्ट है क्यूबिक CT, सेकेंड होता है टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, फिर रोम्बोहेड्रल, फिफ्थ हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो प्रिमिटिव तो सबका ही फॉर्म होगा, तो 7 इधर होगा आपके प्रिमिटिव सबके ही फॉर्म होंगे कि सबका अलग अलग होगा, कॉर्नर पे किस तरीके से एटम्स अरेंज है वो सबके लिए अलग अलग होगा। और बॉडी सेंटर्ड आपका किस किस का फॉर्म होगा? खाली स्टार्टिंग के 3 का। फेस सेंटर्ड फॉर्म होगा आपका क्यूबिक का और ऑर्थोरोम्बिक का। एंड सेंटर्ड फॉर्म होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक का। तो आप इसको 3 2 4 के फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। 3 2 4, स्टार्टिंग में 3, फिर 2, फिर 4, इस तरीके से टिक्स किए हैं। स्टार्टिंग के कॉलम में 3 करे हैं, फिर 2 करे हैं, फिर 4 टिक्स हैं, फिर एक लास्ट में सीधे एक मोनोक्लिनिक में। तो ये आपके 14 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, किनके? आपके 7 क्रिस्टल लैटिस के, 14 ब्रेविस लैटिस।